हैं तो ध्यान से। मैंने यहां पर बनाया, देखो पहले हेडिंग लिख रहा हूं। हेडिंग क्या लिखी मैंने? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, ये हमारा आज का टॉपिक है पढ़ने वाला। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास ये है एक्सिस, what are these are the axes which are denoting that this is the magnetic field going inside the plane। ये जो एक्सेस है ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। एक्सेस से शो किया है तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन। अब मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया। तो ये लो, यहाँ पर मैंने ऐसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया। ये लो ऐसे ऊपर भी जाता है, नीचे की तरफ भी जा रहा है, लेकिन इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये लो मान लेते हैं इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मेरे को बात बताओ यार, सर कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा आई करंट, तो यार कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चार्जेस होंगे और चार्जेस का मूवमेंट हो रहा होगा। जब भी मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए जाते हैं तो उन मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगता है। लॉरेंस ने हमें ये बात बताई थी, मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगता है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैं यह बोल सकता हूं दैट ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। तो मूविंग चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स। अब बेटा ये फोर्स किसके बराबर होता है, कौन बता सकता है? मूविंग चार्जेस पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? व्हाट इज द फॉर्मूला, हु कैन टेल मी? हमने फॉर्मूला बात की थी लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर, कौन बता सकता है? देखें क्लास में किसको याद है? दो बच्चों को तो क्लियरली याद है, ओके। अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं बेटा, बताइए। आई एम गिविंग यू द फैसिलिटी ऑफ अनम्यूट, बताओ। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नो वॉइस इज कमिंग। QV क्रॉस B। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। द फॉर्मूला विल बी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज है उस चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी बात हम क्लास में पहले कर चुके हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है। आज हम देखेंगे कि इसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना लगता है, इसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना लगता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना चार्ज मौजूद है। सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है। तो चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप खुद सोचिए, एक पर्टिकुलर वायर के अंदर कितना चार्ज मौजूद होता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? देखिए एक वायर के अंदर मान लो n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम। n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक वायर के अंदर n पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो करते हैं। सो ये लो टोटल चार्ज पार्टिकल्स को निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं कि एक वायर में n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल के आएगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल के आएगा। और इसको मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू है क्यू की, इसको उठा के ऊपर रख देंगे। ऊपर रखते ही मेरे पास वैल्यू क्या आती है? तो ये बनती है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू NEAL। चलिए सीधी सिंपल सी बात, अब जब चार्ज चलता है तो कितनी वेलोसिटी से चलता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है। चार्ज जब चलता है तो किससे चलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और आगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा का ऐसा। हम यहां पर क्या रख देते हैं? आगे साइन 90 पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए NEAVD ये क्या होता है? I इज इक्वल टू NEAVD, याद करो। तो यहां पर आ गया I, क्या बच गया मेरे पास? L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
ध्यान से देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू NEVD। ठीक है, इसमें माइनस साइन भी होता था, लेकिन वो माइनस साइन सिर्फ ये डिनोट करता था कि चार्ज की डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट है। सिर्फ इतनी सी बात अपन ने की थी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कि भाई जो चार्ज है उसके फ्लो के कारण यहाँ पर करंट आ रहा है। अब चार्ज जब फ्लो हो रहा है, दैट मींस चार्ज मूविंग है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब जो चार्ज कुछ ना कुछ वेलोसिटी अपने पास रखेगा तो उस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। कितना वो फोर्स लगेगा, तो भैया उस पर फोर्स लगेगा IL क्रॉस बी। कितना फोर्स लगेगा, IL क्रॉस बी, ये उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके मुझे बता दो। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं फास्ट। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है? बेटा ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो 2 टॉपिक कराऊंगा ना वो इसी पे बेस्ड है। अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट बताइए यस और नो, रेज योर हैंड्स। प्रियांशु, ओके, भावना, बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बहुत बेहतरीन चैप्टर है। चलिए देखिए, अब इसके अंदर भाई सिर्फ फोर्स निकालने से थोड़ी ना मेरा काम चलता है, मुझे तो उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है। सिर्फ फोर्स निकालने से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? युवराज मोदी स्क्रीन पे मत लिखिए। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए, मैं यहां पर कौन सा लॉ लगाऊंगा, एक नया लॉ सीखूंगा व्हिच इज नोन एज द लेफ्ट हैंड रूल। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लगे और उस फोर्स की डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करनी है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना है, उसकी डायरेक्शन को आपको डिटरमाइन करना है, तो हाउ विल यू डिटरमाइन? यू विल यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में होता क्या है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर प्लेस कर देते हो लाइक दिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब आप अपने इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेस करते हो तो देखिए यहां पर आ गया 4 फिंगर, दिस इज द थंब, and this is the middle finger. The thumb is representing the direction of force. Thumb will represent the direction of force. The forefinger or the index finger will show the direction of magnetic field and middle finger will show the direction of current. अब ऊपर वाले डायग्राम में ध्यान से आ जाओ वापस। लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना है, तो अपने हाथ को इस तरीके से रखिए, आपके सामने है। आपने क्या किया, अपने हाथ में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया। अब आप क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इनसाइड द प्लेन जा रही है। आप लोग सभी घर पे भी ऐसा करिए, आप लोग लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट हैंड उठाइए, राइट मत उठा देना कोई भी, लेफ्ट उठाइए, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करिए, इंडेक्स फिंगर को इनसाइड द स्क्रीन डालो, इंडेक्स फिंगर को इनसाइड द स्क्रीन डालो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में डालेंगे, तो मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में डालिए, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स है वो कहां आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स आ रहा है, ऐसे। दोबारा सुनो, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करंट पे कितना फोर्स लगेगा ये बताता है। देखिए इसके अंदर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, जो थंब है वो फोर्स बताएगा और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इंडेक्स फिंगर है इनसाइड द प्लेन और फोर्स जो आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। कितने लोगों ने घर पे ये चीज करी और यही सेम आंसर आया?
कितने लोगों ने घर पे ये चीज करी और सेम आंसर आया? दोबारा देख लो भाई, स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है उसके अंदर देखें आप, अपने तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस करिए। ये आपकी इंडेक्स फिंगर, ये आपकी मिडिल फिंगर और ये आपका थंब। इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करो, ठीक है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करिए, और जो आपका ये थंब आ रहा है ये फोर्स बता देगा कहां आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो पा रही होगी। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है? बच्चे बोलते हैं सर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट कब लगाना है, लेफ्ट कब लगाना है। बेटा जब करंट दे रखा हो, और उस करंट को कहां रखा हो? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आपके पास करंट मौजूद है, उस करंट को आपने उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस करंट पे एक फोर्स लगेगा, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एंड वो जो फोर्स होगा, वो पर्टिकुलर फोर्स आपको निकाला जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, दिस रूल determines the direction of force experienced by a current carrying conductor when placed in external magnetic field। ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा, किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। जब उसे किस में रखा जाए? एक्सटर्नल फील्ड में लगा जाए। जब भी हम ये चीज देखेंगे, ठीक है, जब भी हम इस टाइप का अरेंजमेंट देखेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और अप्लाई करके आंसर। बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना और इसके बारे में सीखना। आप लोग एक सिंपल सी चीज को ध्यान रखिए। अरे वो क्या है? वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कैरिंग करने वायर पे भी फोर्स लगता है। अब हम इसके कारण एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले किसी को कोई डाउट है तो मुझे तुरंत बता दो। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो अभी बता दो, वरना नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, अटेंडेंस ले लेता हूं उससे पहले। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब मैं देखूंगा फोर्स ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं हेडिंग, फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, जहां कहीं भी मैंने सीसी कंडक्टर लिखा है, सीसी का मतलब क्या है? सीसी का मतलब है यहां पर करंट कैरिंग। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी मत समझ लेना, करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स निकालना दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे। अब यार सर आप बोलोगे कि सर ठीक है मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट की वजह से फोर्स लग जाता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इफ यू डोंट हैव द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे? तब क्या रोल रहेगा इसका? सो देखिए, ये मैंने एक वायर बनाई ऐसी, ठीक है, इसी वायर के पैरेलल एक वायर और बना दी। एक वायर बनाई, उसी के पैरेलल दूसरी वायर बनाई। ध्यान से देखो, दोनों में करंट को ना सेम डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, मान लेते हैं डी सेपरेशन। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, डी सेपरेशन है। ठीक है, फर्स्ट वायर में करंट जो है वो I1 फ्लो करता है, सेकंड वायर में I2 फ्लो करता है। फर्स्ट वायर में जो करंट है वो कितना है? I1, और सेकंड वायर में जो करंट है वो है I2। अब जब मैं फर्स्ट वायर पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो फर्स्ट वायर का करंट जा रहा है ऊपर,
और उसकी वजह से सेकंड वायर जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेकंड इनसाइड द प्लेन आ जाती है। ध्यान से देखिए, करंट है ऊपर, ये हमने लगाया क्रॉस, ये किया कर्ल ऑफ फिंगर्स, तो जिस तरफ सेकंड वायर थी उस तरफ ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर करूंगा, हमारा कर्ल कहां जा रहा है, इनसाइड द प्लेन जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर ऑन द सेकंड इज इनसाइड द प्लेन। मैं यहां लिख देता हूं इस पॉइंट को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर ऑन द सेकंड इज इनसाइड द प्लेन। फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन एक्ट करती है। सीधी सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर मैं सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट पे देखूं, देखिए सेकंड वायर की डायरेक्शन देखी तो भी ऊपर है, लेकिन फर्स्ट वायर लेफ्ट में है ना, तो वहां पर तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आती हुई दिखेगी। तो मैं जब सेकंड फर्स्ट वायर पे देखूंगा तो सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आती हुई दिखेगी, डॉट के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो इसी को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर on first is outside the plane ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पे फर्स्ट वायर की वजह से हमने निकाली, इनसाइड आई, जब सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट पे निकाली तो आउटसाइड। बेटा किसी को विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दीजिए, और विजुअलाइज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दो। किसी को भी, किसी को दिक्कत नहीं है? क्या बात है, बहुत समझदार बच्चे। ट्वेल्थ में आके एकदम है ना सीरियस हो गई। 11th में पढ़ते लिखते नहीं थे। यस नीलम कुमावत बताइए। नीलम कुमावत सर वो बैंडेज करा था, समझ आ गया। आ गया समझ में? यस सर। ओके देखिए, हमने यहाँ पर देख लिया कि करंट कैसे जा रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वायर्स पे, अरे फर्स्ट की वजह से सेकंड पे कितनी और सेकंड की वजह से फर्स्ट पे कितनी वो देखा है। अब दोनों फॉर्मूला भी बना लेते हैं। पूरी इनफाइनाइट वायर है, डी डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। फॉर्मूला देखो कल ही पढ़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कल या परसों पढ़ा होगा। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यही किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाली किसके ऊपर, कहां पर, फर्स्ट पे, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो यहां पर जो लिख रहा हूं इसको लिख रहा हूं B12 और यहां पर लिख रहा हूं B21। तो B12 मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, कहां पर, फर्स्ट पे, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट पे किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। यस दिव्य सिंह, क्या डाउट आया इसमें? सर मैं अभी डिस्कनेक्ट अरे बेटा हो गया था, एक बार वापस से पढ़ा दो। मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि एक की वजह से दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, दूसरे की वजह से पहले में निकाल रहा है। 3 बार रिपीट कर चुका हूं, तो कह रहा है मेरे को चौथी बार रिपीट करके बताओ। सर कोई आ गया था तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, वापस समझा दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके बाद कोई बोला ना कि रिपीट कर दो, उल्टा लटका दूंगा पंखे से। देखो क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुन लो। फर्स्ट वायर करंट जा रहा ऊपर, सेकंड वायर में भी करंट जा रहा ऊपर की तरफ। फर्स्ट वायर में आपने करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और क्रॉस किया, आपने कर्ल ऑफ फिंगर्स देखा, तो सेकंड वायर पे कर्ल ऑफ फिंगर्स इनसाइड द प्लेन आ जाता है। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड B21 लिखा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट 2, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। सिमिलरली सेकंड वायर की वजह से अगर मैं फर्स्ट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना चाहता हूं, तो मैं वही करूंगा, राइट हैंड थंब प्लेस करूंगा किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करते ही मेरे को करंट बाहर की तरफ आता दिख जाए, तो ये बाहर की तरफ आता दिख। कुछ नहीं किया, एक वायर की वजह से दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी वायर की वजह से पहले पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, और कुछ नहीं। अब हम यही चीज करते हैं आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर ऑन सेकंड एंड सेकंड वायर ऑन फर्स्ट, उन सब की वैल्यू अगर निकालें तो ये निकल के आ जाती है मेरे पास।
अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, आई एल क्रॉस बी। मैं निकालना चाहता हूं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, पहली वायर पे सेकंड वायर की वजह से कितना फोर्स लगता है। तो करंट लिया जाएगा पहली वायर का, लेंथ भी ली जाएगी पहली वायर की, क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सेकंड वायर की वजह से। फॉर्मूले को जैसे यहां पुट करता हूं, ये बनता है I1 इंटू एल इंटू B1, B12 की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी, और आगे आ जाएगा साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड निकल के आता है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। क्या निकल के आता है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। सिमिलरली जब हम दूसरी वायर पे पहली वायर की वजह से फोर्स निकालेंगे तो दैट फोर्स विल बी अगेन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, करंट लेंगे किसका, I2 का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय B21, फॉर्मूला अभी देखेंगे तो भी यही आएगा म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। एक चीज यहां से क्लियर होती है, दोनों के रहते जो फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू सेम है, दोनों पे जो फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, सेम। कैसे सेम है, हमने F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया। F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया कि भाई दोनों पे फोर्स की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। लॉजिकली चले बेटा, लॉजिकली चले और लॉजिकली सोचिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यार। क्या सिंपल सी चीज है भाई, फोर्स पहली वायर पे सेकंड की वजह से, सेकंड वायर पे फर्स्ट की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। जब फोर्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली, और जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, ये सिंपल सा चीज। अब फोर्स की डायरेक्शन देख लो और फिर मैं आपसे पूछूंगा डाउट क्या। फर्स्ट वायर पे बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की तरफ, तो अपने इंडेक्स फिंगर को बाहर की तरफ पॉइंट कर दो, करंट जा रहा ऊपर की तरफ, इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ, करंट इज अपवर्ड, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लगा, ये लगा फर्स्ट वायर पे फोर्स। जब सेकंड वायर पे फोर्स निकाला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, करंट अभी भी ऊपर है, फोर्स लेफ्ट आ जाता है। करके देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वायर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स आ जाता है टुवर्ड्स राइट। एंड सेकंड वायर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स आ जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन वैल्यू सेम है। फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के, बट वैल्यू सेम है। इसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हमने ये चीज कैलकुलेट। अब आप लोग बताइए, इसमें किसी को पूरे टॉपिक में कोई डाउट है कि पैरेलल कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा लिख रहा हूं, एंटी पैरेलल कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर। पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऊपर देखो, दोनों पैरेलल कंडक्टर्स थे, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट पे निकाली, सेकंड पे निकाली, करंट की डायरेक्शन देखा, फोर्स देखा। तो जब पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलल कंडक्टर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। एंटी पैरेलल कंडक्टर्स होंगे तो एंटी पैरेलल कंडक्टर्स का भी डायग्राम बना देता हूं। एक कंडक्टर है ऐसे, एक इसके ठीक ऑपोजिट, एक उल्टी डायरेक्शन में, एक ऐसे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। ये हमारा सिंपल सा फंडा था।
अब जब पैरेलल और एंटी पैरेलल वालों की बात हो रही है ना, तो एक इसमें छोटी सी बात और याद रखने की होती है। वो छोटी सी बात ये है कि क्या दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे बोथ फोर्सेस आर इक्वल। तो क्या दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे ऑपोजिट है। अगर एक लेफ्ट रखता है तो दूसरा राइट रखता है, सो बोथ फोर्सेस आर ऑपोजिट। बेटा न्यूटन ने इसके बारे में एक चीज कही थी कि यार कभी भी कोई इक्वल फोर्सेस और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हो बॉडी पे, तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। सो ये जो फोर्सेस हो गए, यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ रहा है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। ये मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या निकल के आया, एक एक्शन रिएक्शन पेयर निकल। कोई भी पूछे कि क्या पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, आपका आंसर होगा बिल्कुल ऐसा। बोले क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि दोनों फोर्सेस पहली बात तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। दोनों फोर्सेस पहली बात तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से एक्ट करते हैं, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, एक एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह कंसीडर होता है। याद रखेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, बेसिक चीज। क्या याद रखना है, एक्शन रिएक्शन पेयर याद। फिर आपसे कोई पूछा जाए कि इन पे फोर्स कितना लगेगा, तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। पहली वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर की वजह से लग रहा है, सेकंड वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर की वजह से लग रहा है। तो उस चीज को कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया, तो क्या निकल के आया, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी। क्या निकल गया, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। सिमिलरली दूसरी वायर पे अगर मैं देखूं, ठीक है, फोर्स क्या निकल रहा है, तो वो भी सेम ही निकल रहा है। बता दो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं फास्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इसमें डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा कि हम 1 एम्पियर करंट का क्या डेफिनेशन होता है उसको पता लगा। 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन कैसे पता लगाया जाता है और कैसे साइंटिस्ट ने 1 एम्पियर करंट को स्टैंडर्ड माना, उसकी बात करते हैं। देखिए 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उस चैप्टर में हमने बोला था कि जब भी किसी चीज को मेजर करना होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज को मेजर कर पाते हैं। जैसे हमने किलोग्राम के लिए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर बनाया था, ऐसे ही 1 सेकंड के लिए आपने 1 बिलियन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सीजियम एटम आपने देखे। सिमिलरली आपने 1 एम्पीयर करंट के स्टैंडर्ड को मानने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट के एक प्रिंसिपल को यूज किया, जो कि है फोर्स वाला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जब अपन को 1 एम्पीयर करंट बोलना होगा, हम क्या करेंगे, 2 पैरेलल वायर्स ले लो, ठीक है, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या ले लो, पैरेलल वायर्स ले लो। इनके बीच का डिस्टेंस आपने क्या रख दिया, 1 मीटर रख दिया। दोनों में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लो दोनों में 1 एम्पीयर और 1 एम्पीयर ही करंट फ्लो हो रहा है। दोनों बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, दोनों के अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगी म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। फोर्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। जब म्यू नॉट की वैल्यू डालो तो बना 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। I1 I2 1 इंटू 1 है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 1। ये 1 से बन गया इधर पाई पाई, ये 2 से ये 2 चला गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जब भी आपको स्टैंडर्ड मानना हो करंट का, तो करंट के स्टैंडर्ड के लिए आप 2 पैरेलल वायर्स ले लीजिए। अगर वो 2 पैरेलल वायर्स एक दूसरे पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई करती है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों वायर्स में कितना करंट है, 1 एम्पीयर का करंट।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको ये नहीं लिखना 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड ना, 10th क्लास के बच्चे लिखते हैं। 12th क्लास में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, आप बोलेंगे 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लोइंग इन अ वायर if two wires exerts a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter on each other। जब दो वायर्स एक दूसरे पे इतना फोर्स अप्लाई करते हैं पर मीटर, तो जो उनके बीच में करंट है या उनके अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर है। ये तब अपन को याद रखना है और इसके बेस पे हमने डेफिनेशन बनाई 1 एम्पियर की। तो यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। 1 एम्पियर की डेफिनेशन अपने पास क्या आएगी? तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आएगी मेरे पास, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आएगी मेरे पास 3030। 1 एम्पियर की मेरे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई जब भी दो वायर्स, सो इफ टू वायर्स which are parallel to each other, two wires which are parallel to each other exerts a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter on one another, two into 10 to the power minus 7 Newton per meter on one another, then on one another, then तब क्या होगा? 1 ampere current is said to be flowing in them. Then 1 ampere current is said to be flowing in them. तब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई इनके बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एग्जाम में पूछी जाती 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर पूछी जाती है। बच्चे सोचते हैं अरे सर ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन है, वो 1 कूलम्ब पर सेकंड लिख के आ जाते हैं और आंसर उनका रॉन्ग हो जाता है। वो बोलते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस से सही करके आए थे लेकिन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 1 एम्पियर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 12th क्लास ये नहीं है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से बात करनी है। किसके हिसाब से? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से। तो बताइए बेटा क्या ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है, बताएं।